नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा मिश्रा आपकी हिंदी की क्लास में मेरा स्वागत है। स्वागत है। आप जल्दी जल्दी से लाइव आइए, जल्दी जल्दी लाइव आइए, शेयर करिए, जल्दी जल्दी बच्चों को इकट्ठा करिए कि आए फटाफट से हमारी क्लास शुरू हो। हमारी हिंदी की पाठशाला शुरू की जाए। अपना बोरिया बिस्तर जितना जो सामान लेना था, किताब कॉपी पेन सब लेकर फटाफट से आइए, जल्दी जल्दी आइए। देखिए आज हमारी हिंदी की पहली कक्षा है और मैं चाहती हूँ कि शुरुआत से सब एकदम एक बोलते हैं ना, जुट जाए अपने इस जंग में कि हाँ हमें अपनी परीक्षा पास करनी है। तो एक पहली क्लास है, अगर पहले ही आगाज अच्छा नहीं होगा तो कैसा होगा। जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव। आइए जल्दी जल्दी बच्चे, फटाफट से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से आप इसे शेयर कर दीजिए जी, फटाफट से। गुड मॉर्निंग, जल्दी से आइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुका है। तो आइए फटाफट से हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास हिंदी की। हिंदी हमारी मातृभाषा। हाँ, चलिए देखते हैं हिंदी के बारे में। आज आपने हमारा टॉपिक तो देख लिया होगा कि हिंदी का सामान्य परिचय, व्याकरण का सामान्य परिचय। जी अनुराग, जल्दी जल्दी और बच्चे आइए फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जल्दी आइए सभी लोग। देखिए हमारा लोगो जो था आपने उसे देखा, पहचाना होगा कि हम टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हिंदी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। हमारा सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क्स की आएगी, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, होगी भी कि नहीं होगी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए जो हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार एसआई की जो हमारा तैयारी हो रही है, उसमें देखिए हमारे 200 नंबर और 100 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि मेंस के लिए इतना अच्छा खासा हमारे पास नंबरों का भंडार है, जिसे हम चुटकियों में ले सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि देखिए उसमें 0.2 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.2 की नेगेटिव मार्किंग है। 200 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारी एग्जाम के सिलेबस। सबसे पहले हम जंग में उतर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि भाई एग्जाम में आने क्या क्या वाला है, हमें तैयारी किसकी करनी है। देखिए हिंदी है, हिंदी का तो विस्तार बहुत बड़ा है, हिंदी बहुत बड़ी है। अब उसमें से कितना पोर्शन आपके उस पेपर में आने वाला है ये तो पता होना चाहिए कि बस हमें तैयारी करनी है। अब बस हमने देखा हिंदी कहाँ कौन पढ़ा रहा है, हाँ ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी। जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है, जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले अपना सिलेबस देखना होगा। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, जिसके अंदर से हमें पढ़ना क्या है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स हम शुरुआत करेंगे ज़ीरो से करेंगे। आज तो मैं आपको हिंदी का परिचय दूंगी, पहले बताएंगे हिंदी है क्या चीज़, ऐसी कौन सी बला है जो सब पर भारी पड़ जाती है। तो एक हिंदी, पहले आज हम हिंदी पे बात करेंगे, फिर उसके टॉपिक जो शुरुआत होगी हमारी वर्णमाला से। वर्णमाला, फिर आता है हमारा संधि, संधि के बाद हम करेंगे तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, निपात। और ये सभी टॉपिक कवर करने के बाद हमें पता चलेगा कि अब धीरे धीरे हम अपनी व्याकरण पर पकड़ करते जा रहे हैं। देखिए कल मैंने आपसे एक बात कही थी। थैंक यू। देखिए हिंदी आपकी जो भी चीज़ें हैं, हम इसको फटाफट से, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत आसानी से दूर करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत मुश्किल आने वाली है, बहुत ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी बहुत अच्छे से हमारी इजीली, कह रहे हैं ना, हम फटाफट से ख़त्म भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हम आसानी से हिंदी को करते चलेंगे, बशर्ते उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको रोज़ क्लास में आना है,
पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि हमने कहीं पर ज्वाइन कर लिया, कोई कोचिंग ले लिया, कोई कोर्स ले लिया और हम पढ़ने बैठ गए और हमारा पेपर हो जाएगा। आपको लगता है क्या आपकी इतनी तैयारी करने से आपका पेपर हो जाएगा? हम यहाँ पर आपको पढ़ा देंगे और आप पढ़ के आप हो जाएगा कि ठीक है, हाँ मैम ने पढ़ा दिया, क्लास ले लिया, काफ़ी है? नहीं, इसके अलावा आपको खुद से भी तो मेहनत करनी है। जो हम मेहनत आप तक पहुंचा रहे हैं, इस मेहनत को आपको अपने दिमाग तक लेकर जाना है और इस दिमाग तक ले जाने के बाद सबसे बड़ी चीज, जहां सब जो एक रेस होती है ना, आपको पता है, देखो एक भाग रहे हैं सभी लोग और सब अपनी तैयारी के साथ आते हैं, कुछ बिना तैयारी के भी दौड़ जाते हैं, लेकिन जो तैयारी के साथ दौड़ रहे हैं उनमें आप भी हैं। अब वो कहाँ थक कर गिर जा रहे हैं? वो थक कर वहां गिर जाते हैं जहां उनके पास टाइम, समय पर पकड़ नहीं होती है। और आपको उनको भी बोलते हैं ना, उनसे भी एक उछाल आगे लगानी है और उसको पार करके आगे अपना एक सीट रिजर्व कर लेनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय पर नियंत्रण, समय पर काबू। हमें समय पर कैसे नियंत्रण करना होगा, समय कैसे, हम कैसे देखें कि हमारा टाइम भी सही पर जाए, हमारे क्वेश्चन जो आप देखते हैं क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, मतलब एक हमारा पेपर तैयार किया जाता होगा, तो ये जो क्वेश्चन पेपर तैयार होता है तो इसमें टाइम जो होता है ना, उसमें वो लोग टाइम भी अपना मैनेज करके वो पेपर तैयार करते हैं कि उनको पता है कि ये क्वेश्चन इतने समय पर हो जाता है, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो इतने समय पर ये पेपर सॉल्व कर लेगा। तो उस हिसाब से उस समय के अनुसार वो पेपर निर्धारित कर दिया जाता है। अब हमारी दिक्कत ये होती है कि हमें सिलेबस सब आता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसे कितने कम समय पर करना है। प्रतियोगिता, हमारी जो एग्जाम है, वो इसी चीज का नाम है कि समय बचाओ और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। हमें ये काम पहले करना है कि हमारा कहाँ समय बच रहा है, कहाँ हम समय। अब बच्चे पता है इसी समय बचाने के लिए ट्रिक्स पर जाते हैं। ट्रिक्स पता है आपको, घुमाते रहेंगे, ट्रिक्स में आप घूमते रहेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, जो वो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ छप गया ना, तो फिर आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे, अरे ये आंसर मुझे आता है, ये समझ, अरे ये चुटकियों का काम है, ये अलंकार है, इसमें आप फटाफट उसे टिक करते चलेंगे। अच्छा, ये हवाबाजी नहीं है, ये देख लीजिएगा, एक दिन जैसे ही जैसे हमारे टॉपिक कवर होते जाएंगे, वैसे ही वैसे आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं हम चलिए, अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, अपने हिंदी के बारे में। ये जानते हैं हम कि हिंदी कहाँ से आई है, हिंदी का उद्भव, विकास, हिंदी का रूपरेखा क्या है, हिंदी है क्या, ये हिंदी शब्द आई कहाँ से। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि हम भाषा की बात करते हैं, आज तो मैं इतनी वार्तालाप आपसे करती चल रही हूँ, एक ये माध्यम है मेरा आपसे बात करने का, तो ये माध्यम है भाषा और यही भाषा है हिंदी। आपने कभी सोचा है कि शुरुआत में जब आदिकालीन मानव आया होगा, उसने बोलना शुरू किया होगा तो क्या बोला होगा? ऐसे ही, चल भाई आज चल उठ, चल शिकार करते हैं, ऐसा तो नहीं बोलने आया होगा ना कि चल भाई आज चल शिकार करके आते हैं, आज चल शेर को मारेंगे, अरे उससे बड़ा तंग कर रखा है उसको मारेंगे। ऐसा तो भाषा रही नहीं होगी। उस समय क्या रहा होगा, वो भाषा कैसी होगी। और आज हमारे सामने जो ये हिंदी है, इतने विस्तृत रूप पर हमारे सामने है, और एक ऐसी भाषा जो सब पर भारी है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक भाषा है। आपको मैं बता दूं, हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है, जो जिसे तर्क के द्वारा हमें समझाया गया है, जिसका हर एक प्रूफ है कि हाँ, आप अगर अ उच्चारित भी कर रहे हैं तो वो क्यों है, कहाँ से है, इसका अस्तित्व क्या है। तो हिंदी हल्के में मत लीजिए, हिंदी का पलड़ा बहुत भारी है। यही इसका जो हम देखते हैं ना, उद्भव, विकास पढ़ेंगे, ये बहुत चुटकियों का काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बशर्ते हमें इस पर मेहनत क्या करनी है, इसको समझना है कि हिंदी है क्या, हिंदी आई कहाँ से। अब बात करते हैं हिंदी पर। अभी हम आदिकालीन मानव, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, इसको हम क्लियर करेंगे। देखिए होता क्या है, जो ये हिंदी शब्द है ये आई है ईरानियों के द्वारा। ईरानी, ईरानी, आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, मैं आपको इससे पिछले भाग पर ले चलूं। मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा कि आदिकालीन मानव की भाषा क्या रही होगी, आदिकालीन मानव बोलता कैसे होगा।
तो आपके दिमाग में भी, अच्छा मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि एक बच्चा पैदा होता है और जब वो बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? जल्दी जल्दी बताइए जी जी जी, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। गुड आफ्टरनून ज्योति, जल्दी जल्दी आप बताइए कि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? जल्दी जल्दी बताइए। एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या बोलना शुरू करता है? बच्चा फटाफट से जवाब देता है। हाँ हाँ हाँ, हिंदी है, हम वतन है। अच्छा ये भी तो बताइए, बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? नहीं पता क्या? हाँ, हम तो फटाफट बोलते हैं ना, बच्चा पैदा होता है सबसे पहले माँ बोलता है ना? माँ, माँ, पापा, माँ, सबसे पहले उसको लगता है माँ बोल रहा है। आपको बताओ फिर अंग्रेज का बच्चा मॉम क्यों बोलता है? कि भगवान उसको बोल के भेजते हैं कि तू जा वहां पे, और तू भारत में तुझे भेज रहा हूँ, तू माँ बोलियो, और तुझे मैं अमेरिका में भेज रहा हूँ, तू मॉम बोलियो। ऐसा है क्या? बच्चा पैदा होता है तो वो, अब सोचिए माँ एक अपने आप में शब्द है, बच्चा इतनी जल्दी माँ कैसे बोल लेगा? बच्चा नहीं बोल सकता। फिर हम जो, अगर हम कंपैरिजन करें अपने आर्य का, जो पुराने हमारे आदिकालीन मानव थे, आदिकालीन मानव को ले लें और एक बच्चे को ले लें, ये एक बराबर है। आदिकालीन मानव ने भी जब बोलना शुरू किया होगा तो तब क्या बोला होगा? अब बताइए, क्या उसने माँ बोला होगा? बताइए जल्दी जल्दी, क्या वह माँ बोल सकता है? नहीं। उस समय क्या भाषा का चिन्ह मार रहा होगा? इसी को तो हमें समझना है। देखिए, आदिकालीन मानव जो सबसे पहले उसने बोलना शुरू किया होगा जब उसका शारीरिक विकास हो रहा था, जब उसका मस्तिष्क छोटा हो रहा था, जब उसकी सामाजिक क्रियाएं बढ़ रही थी, वह अपना सामाजिक विस्तार करता चल रहा था, उस दायरे में उसके शारीरिक विकास के जरिए उसे क्या करना था? अपना सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास के लिए हमें कुछ न कुछ जरिया चाहिए, कोई एक माध्यम चाहिए। मैं आपके सामने आज खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हूँ तो ये एक माध्यम है। तो इस माध्यम में मैं किस किस का प्रयोग कर रही हूँ? इस माध्यम में पहले बोल रही हूँ और आपको लिख कर भी दिखा रही हूँ। तो ये मेरी लिखित और मौखिक दोनों ही प्रक्रिया चल रही है। अब आदिकालीन मानव को अपना सामाजिक स्तर बढ़ाना है, सामाजिक दायरा बढ़ाना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उस सामाजिक दायरे को बढ़ाने के लिए वार्तालाप करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन, एक माध्यम को स्थापित करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि जब अब वो माध्यम, जब वो वार्तालाप कर रहा होगा तो उस समय इतनी उसके पास बुद्धि नहीं थी, उसने ऐसा कुछ उसके पास जरिया नहीं था कि उसने शिक्षा अर्जित कर ली थी कि वो भाषा का निर्माण कर सके। उस समय भाषा जैसी चीज नहीं थी। तब वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहा होगा? बताइए फटाफट से। जी जी मनीष, गुड, तैयारी करते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, मैं आपकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से कराऊंगी। और हमें पहले ही अटेम्प्ट में पेपर निकालना है, हमें दूसरा तीसरा नहीं देखना, हमें पहले में ही पेपर निकालना है और वर्दी को लेकर अपने घर जाकर सरप्राइज करना है कि हाँ हमने ये निकाल लिया। ये जोरों शोरों से मेहनत करते रहना है। इसके लिए पहले आप फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए फटाफट से इस सेशन को, ताकि लोगों तक पहुंचे कि हाँ हम तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं। इसे आप पहले शेयर करते चलिए ताकि मुझे पढ़ाने में भी मजा आए कि हाँ बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आकर बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। आइए फटाफट से, चलिए। तो हम कहाँ पर थे कि आदिकालीन मानव, आदिकालीन मानव बोलता क्या होगा? तो आदिकालीन मानव की जब हम बात कर रहे हैं तो आदिकालीन मानव उस समय सिर्फ क्या करता था? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था। भाषा, अभी आप समझिएगा, भाषा एक अलग चीज है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सांकेतिक, संकेत के माध्यम से वह वार्तालाप करता था। अब ये उसका संकेत किस रूप में हो सकता है? संकेत उसका या तो बोलकर होगा या लिख कर होगा,
या तो बोलकर होगा या लिखकर होगा। तो वह जब बोलेगा, वह जब बोलकर संकेत देगा, तो उसके लिए उसको कुछ तो अब बोलने के लिए कुछ चाहिए, तो क्या होगा वो? उसके लिए होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सांस लेना है और इस सांस लेने के दौरान आपको देखना है, ये हो सकती है, सांस ले रहे हैं हम, देख रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है मैम, हो सकता है ना। चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये सांस लेना है और छोड़ना है, इस सांस लेने की प्रक्रिया में आपको सुनना है, ये भी बहुत आसानी से हो सकता है। फिर मैं आपको कहूं कि ये सांस लेना है और छोड़ना है और उसी में बोलना भी है, तो आप कहेंगे मैडम कौन सी बड़ी बात है, आप तो वो कर रही हैं, क्योंकि हमने इस चीज पे कभी ध्यान दिया ही नहीं कि ऐसी चीज भी हो रही है जो एक ही माध्यम है, क्योंकि आप बोल भी मुंह से रहे हैं और नाक से रहे हैं, और सांस लेने की जो प्रक्रिया है और छोड़ने की प्रक्रिया है वो भी हमारी मुंह और नाक है। तो ऐसी स्थिति में फिर बोलने की प्रक्रिया का कार्य कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी को थोड़ा सा समझते हैं। होता क्या है, जब आप सांस ले रहे हैं, मैं जैसे सांस ले रही हूं, ठीक है, बाबा रामदेव की तरह हमें ऐसे वाला नहीं करना है, एक सांस ले रहे हैं नॉर्मल, जो हम अपनी दैनिक प्रक्रिया में करते हैं। ये सांस लेने के दौरान मुझे आपको कुछ बोलकर बताना है कुछ, तो मैं क्या करूंगी, अपनी इसी श्वसन प्रक्रिया पर दबाव डालूंगी। मैं क्या करूंगी, अपनी इसी श्वसन प्रक्रिया पर दबाव डालूंगी, और यही मेरी जो सांस है ये मेरे मुंह के किसी न किसी भाग पर, ये मेरे मुंह के किसी न किसी भाग पर टकराएगी, और टकराने से आपको पता है कोई भी चीज टकराती है, देखिए टकराई तो क्या हुई, आवाज हुई, तो जब ये हवा जो मेरे अंदर से आ रही है, अभी श्वसन प्रक्रिया में क्या होती है, ये जो हमारी सांस है क्या है, हवा है, यही हवा मुंह के किसी न किसी भाग पर टकराएगी, और टकराने से क्या करेगी, ध्वनि उत्पन्न करेगी। और इसी ध्वनि का जो जरिया, ये जो ध्वनि था, इसी का ही प्रयोग कौन करता था, आदिकालीन मानव किया करता था। इसी ध्वनि का प्रयोग आदिकालीन मानव किया करता था। तो कहने का मतलब कि एक बच्चा, एक आदिकालीन मानव सबसे पहले प्रयोग करता है, वे ध्वनि का प्रयोग करता है। साउंड के जरिए उसने क्या करा, अपने संकेतों को दूसरों तक पहुंचाया। आगे बात समझ में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं कि यही माध्यम धीरे धीरे, अब मैं आपसे बोलूं, आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना। अभी मैं ये जो टॉपिक्स करा रही थी ना कि आदिकालीन मानव, ये सब हमारी वर्णमाला की क्लास में चलेगी, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर रही हूँ हिंदी से। क्या आपको लगता है कि हिंदी आज, मतलब आज और कल में उठ के आ गई, या 100 साल पहले आई और उठ कर आ गई? ऐसे नहीं, हिंदी ने एक यात्रा करी है, हिंदी की एक यात्रा हुई है, बहुत लंबी यात्रा चली है, और उस यात्रा को पार करके आज यहाँ हिंदी खड़ी है। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि हमारी सबसे पुरानी भाषा क्या रही होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी से पहले हमारी भारतीयों की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी, जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी से, मतलब जो हमारी भारतीयों की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि हमारे भारतीयों की सबसे पुरानी भाषा कौन सी रही होगी। मनीष जल्दी जल्दी बताइए, स्मिता बताइए, फटाफट से बताइए कि कौन सी हमारी पुरानी भाषा रही होगी। देखिए अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे, संस्कृत, शुक्र है किसी एक आराध्या का आया। आप एक्टिव तो होइए, जल्दी जल्दी जवाब कीजिए, ताकि मुझे भी तो पढ़ाने में लगे कि हाँ जो बच्चे आए हैं वो सीखने आए हैं, जवाब देने आए हैं, और कुछ मुझसे सीख कर अर्जित करके जाएंगे यहाँ से। तो जवाब देना तो जरूरी है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी अगर आप जवाब नहीं देंगे तो। चलिए, हमारी सबसे पुरानी भाषा क्या रही थी? संस्कृत। कौन सी भाषा रही है? संस्कृत। अब आपसे मैं पूछूं, क्या आदिकालीन मानव ने जब ध्वनि का प्रयोग करा और ध्वनि को जोड़ जोड़ के क्या संस्कृत भाषा बनाई? फिर यहाँ पर आकर अटक गए, क्या हमारी पुरानी भाषा संस्कृत रही होगी? तो
अगर हम अपना भारत का इतिहास देखें तो हमें पता है कि संस्कृत भाषा आर्यों के द्वारा भारत में आई थी। इससे पहले हमारा इतिहास और भी रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ जो जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में भी तो भाषा थी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो तो आदिकालीन नहीं थे, वो आदिकालीन मानव तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना सामाजिक विकास कर चुके थे। तब ऐसी स्थिति में उनकी कौन सी भाषा रही होगी? वो भी तो किसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे जी। तो उनकी जो भाषा थी, अब हम क्यों अपनी पुरानी भाषा संस्कृत को मानते हैं, उनकी भाषा को क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक कारण है उसके पीछे। क्या था उनका? कि उनकी भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। एक तो वह उल्टे से सीधे की ओर, जैसे हम इस तरफ से मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, ये उल्टा ऐसे करके लिखते थे, तो ऐसी इनकी भाषा थी। और इनके जो अक्षर जो चिन्ह हैं वो इनके एक तो चिन्हात्मक थी, चिन्हों के द्वारा मतलब जो इनकी लिपि मिली है वो चिन्हात्मक थी। तो इनके भाषा पर अभी तक पकड़ नहीं हो सकी है। इसीलिए जिस भाषा को समझा गया, जिसे आगे ले जाया गया, वह थी संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। तो अब आप सोचेंगे क्या संस्कृत से धीरे एक डायरेक्ट हिंदी में आ गई, हिंदी आ गई? नहीं, संस्कृत से भी भाषा ने अपना विकास करा। विकास करते करते वे हिंदी तक पहुंची है। तो वही विकास क्रम, वही हिंदी का परिचय हमें जानना होगा कि ये हिंदी आई कहां से। अब हम बात करते हैं हिंदी शब्द पर। ये हिंदी शब्द की देन किसकी है, कहां से आई, इसका आधार क्या है? जी अब आपको मैं बताती हूँ कि जो ये हिंदी, अब हम हिंदी की बात करेंगे, संस्कृत को हम लेके चलेंगे, पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की जो नामकरण था, हम कहते हैं ना नामकरण कर दो, भाई बच्चा पैदा हुआ इसका नामकरण करो, है ना, तो भाई लोग अलग अलग नाम सजेस्ट करते हैं। आजकल तो बड़ा नया ट्रेंड चल गया है, मम्मी पापा के नाम से जोड़कर एक नाम बना दो और नाम हो गया, भाई तैयार हो गया, है ना, तो बच्चे का नाम ऐसे नामकरण हो जाता है। ऐसे ही कुछ क्या हिंदी के साथ रहा होगा? हिंदी के साथ ये था कि हिंदी का नामकरण बाहरी पड़ोसी ने किया हो, जैसे समझ लो इस हिंदी का नामकरण किसी पड़ोसी ने करा। कहने का अर्थात कि जो हमारी मुस्लिम डायनेस्टीज आई थी यहाँ पर, जो मुसलमान थे और भी जो लोग थे, उनके द्वारा हिंदी का नामकरण हुआ था। देखते हैं कैसे। जैसे जो ये ईरानी थे, ये जो ईरानी हैं, इन ईरानियों का साथ दिक्कत क्या थी? जो ये सिंधु नदी है हमारी, सिंधु नदी, सिंधु नदी से ही हमारी हिंदी का उद्भव हुआ। कैसे? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये बसे हुए लोग थे, इन्होंने पश्चिम में बसे आर्यंस को नाम दिया। अब इनकी दिक्कत क्या थी कि ये स को ह उच्चारित करते थे। क्या करते थे? स को ह उच्चारित करते थे। और द को क्या उच्चारित करते थे? जल्दी जल्दी बताइए, द को क्या उच्चारित कर सकते हैं? ये करते थे ध। क्या करते थे? ध। और फ को ये क्या करते थे? प उच्चारित। क्या करते थे? प उच्चारित करते थे। ईरानी क्या करते थे? इनका उच्चारण, जैसे हम बोलते हैं ना, आप कभी भी बाहरी लोगों को देखो कि उनके उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, सेम इन्हीं ईरानियों के साथ भी यही था कि क्या करते थे? स को ह उच्चारित करते थे, द को ध उच्चारित करते थे और फ को प उच्चारित करते थे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या करा? स की जगह ह करा और द की जगह आपका क्या हुआ? ध हुआ। सॉरी इन्होंने ध को ये द उच्चारित करते थे, तो इनका क्या हुआ? हिंदू हुआ। यहां से एक शब्द की उत्पत्ति हुई हिंदू, यहां से एक शब्द की उत्पत्ति हुई हिंदू की।
अब इन्होंने इसी हिंदू को क्या करा, अच्छा ये जो ईरानी थी, ईरानी की भाषा, ईरानियों की भाषा क्या होती थी, इनकी भाषा थी कौन सी, फारसी। कौन सी थी, फारसी। कौन सी थी, फारसी। तो ये क्या करते थे ईरानी कि इन्होंने जो पश्चिम में आर्यन थे इनको नाम दिया क्या, हिंदू, और इसी से ही हिंदू को धीरे आगे बढ़ाया गया, हिंदू को आगे बढ़ाया गया और क्या लिखा गया उसे, रूढ़ होते होते ये हिंदी में परिवर्तित हो गई। हिंदू से क्या हुआ, ये हिंदी में परिवर्तित। इससे पहले हिंदवी शब्द की उत्पत्ति हुई और हिंदवी से ही रूढ़ होते होते हिंदी का हमारे सामने अस्तित्व आया। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द की देन, जो हिंदी शब्द की देन है वे ईरानियों के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, ईरानियों के द्वारा हुई थी। और ईरानियों की भाषा कौन सी है, फारसी। कौन सी भाषा है, इनकी भाषा कौन सी है, फारसी। और इन्होंने ही किसकी देन दी, हिंदी, मतलब हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है, जो नामकरण है, वो ईरानियों के द्वारा हुआ था। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? जय है। जी जी जी, आराध्या पांडे आपने सही कहा। आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि देखिए सिंधी अब हमारे सामने आया कि हिंदी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुआ है, ईरानियों के द्वारा हुआ। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हिंदी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, मतलब हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ईरानियों के द्वारा हुई है। इनकी भाषा फारसी हुआ करती थी। ये इनके जो उच्चारण के ध्वनियां थी इनमें अंतर था। ये स को ह उच्चारित करते थे, ध को द उच्चारित करते थे और फ को ये प उच्चारित करते थे। जैसे यहाँ फारसी है तो ये क्या कहते थे, पारसी। क्या कहते थे, पारसी। आ गई होगी बात समझ में? तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति ईरानियों के द्वारा हुई थी। अब आगे हम बात करते हैं कि हिंदी अब क्या है। हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी शब्द तो आ गया, अब हिंदी शब्द है क्या, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कर तो दी गई, अब हिंदी है भला क्या? हिंदी है भाषा। हम इसे क्या नाम देते हैं, हिंदी को क्या कहते हैं, भाषा। क्या कहते हैं, भाषा। अब हम जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा, भाषा मतलब क्या होता है? भाषा जो है ये हमारी आई है कहाँ से, संस्कृत। कहाँ से आई है, संस्कृत के भाष धातु से। कहाँ से आई है, संस्कृत के भाष धातु से क्या भाषा का उद्भव हुआ। अब ये भाष क्या है, भाषा मतलब क्या होती है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए फटाफट से। पहले इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम हिंदी को आगे तक ले जाएं, बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए कि हिंदी के अंदर जो व्याकरण है वो बहुत आसान है, इस पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी। राजस्थान से नमस्ते। जी जी, धन्यवाद आप सभी का, नमस्ते, सभी को नमस्ते। फटाफट से आप तैयारी शुरू कर दे। देखिए पेपर, आप कहीं किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जहां जहां हिंदी आ रही है आप जुट जाइए। आपको मैं पूरी एक एक हर एक चीज, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे और अच्छे नोट्स मिलेंगे। आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बस आप जुटिए, लोगों को जोड़िए। आप जानते हैं आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अपना भला करने के साथ साथ उनका भी भला करे। हमारे भारतीयों की पहचान है दूसरों का भला करना, तो सबको इकट्ठा करिए और पाठशाला में जुड़ जाइए। देखो क्लास में जब बच्चे रहते हैं, आप रहते हैं, टीचर रहती है और जब बातें होती हैं तो मजा आता है, पढ़ने में आता है ना। अब मैं यहाँ बोले जाऊं और आप लोग शांति से बैठे हो, ऐसे मजा नहीं आता ना। तो आपको क्या करना होगा, आना होगा कमेंट में फटाफट से, आपको जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसके जवाब देने होंगे और बच्चों को जोड़ना होगा ताकि बच्चे आए, वो भी सीख सके कि हिंदी के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, पटवारी
मारवाड़ी की कर रहे हैं, राजस्थानी की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जहां जहां हिंदी आती है, जहां जहां व्याकरण आएगी, वहां वहां ये काम आएगा। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको मैं ये लिख के दे रही हूँ। जहां जहां आप तैयारी कर रहे हैं, बस आप जुट जाइए, आप बस जुट जाइए कि मुझे हिंदी से अपना जो सिलेबस है उसे कवर करना है, और उसे मैम क्लियर कराएंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं भाषा की, कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों के द्वारा हुई, और इसके बाद अब ये भाषा कहां से आई, तो भाषा आई है हमारे संस्कृत के भाष धातु से। संस्कृत के भाष धातु से ये भाषा का उद्भव हुआ। अब भाषा मतलब होती क्या है, भाषा क्या बला है, इसको समझते हैं। देखिए भाषा क्या है, क्या हमारी जो बात वार्तालाप है ना, हमारे जो भाव है, भाव, अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति का एक माध्यम है भाषा। अब देखिए एक यहाँ पर मैं पुतला खड़ा कर दूं, आपने कभी देखा होगा, आप कभी कोई चीज टेक्निकल कोई काम कर रहे हो, तो उसमें कभी कोई ऐप पर कुछ काम कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हो, तो वहां आपसे पूछा जाता है, आप वहां टिक करते हैं आई एम नॉट रॉबर्ट करके कुछ आता है ना, कि मैं रॉबर्ट नहीं हूँ, है ना। तो वो रॉबर्ट और आप में अंतर क्या है, आपसे फिर वो इंसानों वाले क्वेश्चन भी पूछता है। वो क्यों पूछता है कि आप रॉबर्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, भाव नहीं है, उसके अंदर सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोई चेष्टा नहीं है। हमारे अंदर वो है, हमें क्या करना है, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए बात करनी होगी, बात करनी है, वाद विवाद करना होगा, तो उसके लिए मुझे एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम है हमारी भाषा। वो माध्यम क्या है, हमारी भाषा। जी जी, हमारी क्या है, भाषा हमारा एक माध्यम है उसको लोगों तक पहुंचाने का। मेरे भावों को, मेरे विचारों को, मैं अपने भाव विचार आप तक पहुंचा रही हूँ, किसके माध्यम से, इसी भाषा के माध्यम से। ये भाषा कौन सी है, हिंदी है। हिंदी की उत्पत्ति किसने करी है, ईरानियों ने करी है। अब बात करते हैं कि ये भाषा जो कि इस भाष शब्द भाष धातु से बना है, कहां से आया है, संस्कृत से आया है। और क्या होता है इसका अर्थ, ये भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये भावों को, हमारे जो हमारे अंदर भाव हैं, जो मेरी बातें हैं, मुझे लोगों तक पहुंचानी है, तो वह एक माध्यम है। आ रही है मेरी बात समझ में आप सभी को। चलिए एक और चीज देखते हैं। देखिए मुझे आपसे वार्तालाप करनी है, तो भाषा की बात हुई, मैं वर्णमाला को भी थोड़ा सा जोड़ते हुए आपको समझाते हुए चलूंगी। अगर मुझे आपसे वार्तालाप करनी है, मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊं, ऐसे करूं, संकेत दूं आपको, ऐसे ऐसे, तो कहेंगे मैडम हम मूक क्लास में नहीं बैठे हैं, आप हमें कुछ बोलिए तभी समझ में आएंगे। फटाफट कहेंगे मैडम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, यहाँ से चलो भाई, ऐसा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फटाफट से बोलना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि आप मतलब आप आइए मेरे साथ पढ़िए, ये मुझे बोलना पड़ेगा। अब इस बोलने के लिए मैं क्या करूंगी, ये संकेत, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक संकेत देना होगा, मुझे आपको संकेत देने होंगे एक वार्तालाप करने के लिए। तो ये संकेत मेरे दो माध्यम से होंगे, ये संकेत मेरे दो माध्यम से है। कौन कौन से माध्यम है, एक तो है मेरा मौखिक, जो मैं बोलकर आपको दे रही हूं, क्या है मेरा मौखिक, और दूसरा क्या होगा, लिखित। दूसरा क्या होगा, लिखित। संकेत मेरा क्या है, पहला मौखिक, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, ये क्या है, मौखिक वार्तालाप है। और मैं कोई चीज मुझे आपसे समझानी है, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूं, लिख रही हूं, तो वो मेरा संकेत क्या हो गया, लिखित हो गया। ये क्या हो गया, लिखित हो गया। तो यही भाषा का माध्यम है, यही भाषा का माध्यम है कि मैं जब बोल रही हूं तो ये भाषा है, और इसी भाषा को जब मैं लिख के दिखा रही हूं, तो उसके लिए मैं क्या प्रयोग करूंगी, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कि अगर मुझे बोलकर, तो बता दिया कि मैं भी, मुझे वार्तालाप करनी है, तो समझ में आ गया मौखिक का इस्तेमाल कर रही हूं, उसके लिए भाषा है। इसी भाषा को मुझे लिखना है, तो किसका प्रयोग करूंगी मैं, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। चलिए फटाफट से आप बताइए,
आराध्या पांडे, हिंदी भाषा का श्रृंगार है। जी जी जी, चलिए बताइए फटाफट से, आप बताइए कि हम भाषा, जो भाषा है मैं इसे बोल के दिखा रही हूं, इसे जब मुझे लिखना होगा तो किसका प्रयोग करूंगी मैं? थैंक यू आराध्या पांडे। चलिए जरा देखते हैं हम। मैं करूंगी चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह बनाऊंगी। इसी भाषा को जब मैं बोल रही हूं, ये मौखिक है, ये भाषा है, और इसी भाषा को मुझे लिखना है तो मैं किसका प्रयोग करूंगी? तो मैं चिन्हों का प्रयोग करूंगी। और इसी चिन्ह की पहचान होते 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 आज आपके सामने हिंदी भाषा के रूप में व्यवस्थित ला दी गई है। क्रम अनुसार आपको सजा दिया गया है कि भाई लो, हिंदी भाषा ये है। तो यही भाषा जो यात्रा करके आई है, इसी को हमें समझना है कि कौन से चिन्ह थे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहां से ये आए, इनका स्थान क्या है। क्योंकि मैंने आपसे कहा हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी क्या है? वैज्ञानिक भाषा है। तो ये तर्क के साथ आपको समझाया जाएगा कि अगर आप अ का भी उच्चारण कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं, इसके लिए मुंह का किस भाग का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा संकेत दो प्रकार के होंगे, मौखिक और लिखित। मौखिक के लिए मैं भाषा का प्रयोग कर रही हूं, और यही भाषा जब मुझे लिख कर दिखानी है तो मैं किसका प्रयोग करूंगी? चिन्ह का प्रयोग करूंगी। आ गई बात समझ में आपको? चलिए अब हम जानते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है? जल्दी जल्दी बताइए। अभी आप किसी ने बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। मैंने आपको इसका कारण भी बताया। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो आर्यों के द्वारा लाई गई थी, जिस भाषा को पढ़ा जा सका, लिखा जा सका, समझा जा सका, लोगों के अंदर जिसको सम्मिलित कर लिया, जिस लोगों ने अपना लिया जिस भाषा को, वह संस्कृत थी। और इससे पहले जो हमारी सभ्यता थी, उस सभ्यता की भाषा अभी तक पढ़ी और समझी नहीं जा सकी है। तो संस्कृत ने ही आगे विस्तार किया, और संस्कृत से ही हिंदी भाषा का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। संस्कृत, संस्कृत। अब आपको मैं बताऊं, संस्कृत से फिर क्या भाषा आई हमारी? जल्दी जल्दी बताइए। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? संस्कृत भाई अपना विस्तार कर रही है धीरे धीरे। अच्छा, ये मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई या भाषा के बाद कौन सी भाषा आई? ये भाषा परिवर्तन क्यों हो रही है? ऐसा कारण क्यों है? क्यों संस्कृत आज क्यों नहीं प्रयोग की जा रही? आज ऐसा क्या कारण है कि हिंदी को बनाने की जरूरत पड़ गई? संस्कृत का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अभी आप सभी मुझे बताइए कि हिंदी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? जी अनुराग, आप बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखकर भेज रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा का जो संस्कृत है, संस्कृत मतलब संस्कृत को क्यों आज धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती गई है? जरा समझते हैं इसको। अस्तित्व नहीं खोई है, जगह आज भी उसकी वही है, बस उसका प्रयोग थोड़ा कम हो गया है। संस्कृत वासियों से पूछो, बड़ा अच्छा सा उसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रयोग में है पर कम हो गई है। जरा देखते हैं क्यों। जो संस्कृत है, आप कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हैं, जब कोई भाषा अब इस्तेमाल में आ रही है, और वही भाषा आपको मैं बताऊं हिंदी भी कहती है। हिंदी ये कहती है कि भाई आप मुझे कैसा भी बोलो, मुझे कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन जब मुझे लिखने पर आओ तब मेरी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। हिंदी क्या कहती है कि आप लिखो मुझे कैसे भी, सॉरी मतलब बोलो कैसे भी, पर लिखने पर जब आओ तो उसकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। और यही तो हम गलती करते हैं, हम बोलते गलत है तो लिखते भी गलत है। हमें नहीं पता श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, हमें नहीं पता। अभी मैं आपसे पूछूं हमारी मदर टंग क्या है, तो आप बोलोगे हिंदी। मैं कहूंगी जरा बताओ मदर टंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपका वही जवाब जो मेरी कक्षा में आता रहता है, क्योंकि अभी आप तो मैं सुनने के लिए हूं नहीं आपको, आपका जवाब ये आता मैडम मातृभाषा बोलते हैं।
अच्छा, मैं कहूंगी ठीक है बच्चा, तो ये बताओ कि होमवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? कहेंगे मैडम क्या बात कर दी, लो गृह कार्य कहते हैं उसे। ठीक है जी, अभी मैं वो लिख कर दिखा दूं। ये हो गई आपकी मातृभाषा। फिर कहेंगे अरे अरे मैडम आप गलती कर रहे हैं, मातृभाषा ऐसे नहीं लिखते। मैं कहूंगी बोल तो वही रहे हो तुम। कहोगे मैडम मैं ये वाला मातृभाषा नहीं बोल रहा था, मैं दूसरा वाला बोल रहा था। अबे दूसरा वाला है कौन सा? आप बोलोगे गलत तो लिखोगे भी तो गलत। सुनने वाला आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, मैं मातृभाषा मातृभाषा बोलूंगी तो यही बच्चा लिखेगा, बोलोगे वही लिखना पड़ता है ना। तो यही बात है, आपने मैंने आपसे बोला गृह कार्य तो आपने लिख दिया, मतलब आपने बोला गृह कार्य, मैंने लिख दिया गृह कार्य। लीजिए, कहोगे मैडम आप तो गलत लिख रहे हो, हमने ये नहीं बोला था। अब आप देखो, आपने बोला ये था, मैडम अब सही हो आप, हमने ये बोला था। ये ना पहला सवाल हर कक्षा में होता है, क्योंकि बच्चे को यहीं से शुरुआत कराती हूँ कि ये गलती वो बहुत ज्यादा करता है। मातृभाषा बोलते हैं इसे, मातृभाषा नहीं होती। क्या बोलते हैं इसे? मातृभाषा। मातृभाषा नहीं, मातृ मतलब तो कुछ होता है, मातृ 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 जो है वो संस्कृत शब्द से आया है, मातृ मतलब माता, तो मातृभाषा होती है। और गृह कार्य नहीं होता, गृह तो प्लेनेट वाला कार्य। मैं तुम्हें होमवर्क घर का दूंगी, तुम प्लेनेट पे कहाँ चले गए? तुम्हें घर पे ही करना है काम, तो वो घर को क्या बोलते हैं हम? गृह कार्य। क्या कहते हैं? गृह कार्य। क्या होता है? गृह कार्य। गृह कार्य नहीं होता, गृह कार्य होता है। तो आप देखिए कि आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे और यही वो गलतियां होंगी और वो स्वाभाविक है। तो हिंदी कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, आप बोलने में जो भी बोलो, पर जब लिखने पर आओ तो उसे शुद्ध कर दो, क्योंकि वहां आप गलत हो जाएंगे। यही चीज संस्कृत के साथ थी। संस्कृत जब भी कोई भाषा, मैं भी संस्कृत की नहीं किसी भी भाषा की बात करूं, कोई भी भाषा जब बोली जाती है तो उसका इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब वही भाषा किताबों में आ जाती है, जब उसका साहित्य रच दिया जाता है, जब उसका व्याकरण आ जाता है, क्योंकि जैसे ही वो किताबी भाषा हुई, जैसे ही उसे आपने लिखा, लिखित हुई, तो उसका व्याकरण आ जाएगा। वह भाषा आई कहां से बताना पड़ेगा कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर आप राजा लिख रहे हैं तो राजा का शब्द आया कहां से, और राजा ही क्यों कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। तो ऐसे में साहित्य जो है आपका वो आ गया, तो भाषा क्या हो गई? नियमों में बंध गई। और जब कोई भाषा नियमों में बंध जाती है, जब कोई भाषा नियमों में बंध जाती है, तो फिर उसका इस्तेमाल हर किसी के लिए करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में भाषा क्या करती है? अपना रूप परिवर्तन। उसे लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल होती जा रही है मेरे लिए समझना, तो मैं क्या करूं, मैं कोई आसान भाषा, देखो मैं समझाती हूँ। एक अभी कोई नॉवल उठा लो अंग्रेजी का, हाँ, जिसको हिंदी एकदम मतलब अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती, वो क्या करेगा? इसका वर्जन आ जाए हिंदी में, हिंदी वर्जन आ जाए, मैं पढ़ लूंगा, है ना। तो वो बच्चा क्या करेगा? हिंदी का इंतजार करेगा। अभी साउथ की मूवी आ जाए साउथ भाषा में, नहीं, अब इसका हिंदी के वर्जन का इंतजार करेगा, हिंदी जो मेरे समझ में आएगी। तो यही भाषा के साथ भी है कि संस्कृत भाषा जैसे ही किताबी भाषा हुई, जैसे ही इसका साहित्य रचा गया, वैसे ही क्या हुई? ये भाषा नियमों में बंध गई, और नियमों में बंधने के कारण वे लोक भाषा नहीं बन पाई, लोगों के बीच विख्यात नहीं हो पा रही थी, तो रूप परिवर्तन हो गया, नई भाषा लेकर आ गए। अब वो नई भाषा कौन सी आई हमारी? चलिए जरा हम देखते हैं, संस्कृत से नई भाषा कौन सी आई थी? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। देखिए आप कोई जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे, जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सी, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई जो लोगों के लिए बहुत आसान हो गई? वह थी हमारी पाली। अब देखो मैंने बोला पाली, बच्चे इस पे बड़ी की मात्रा कर दोगे ना तो ये एक जगह बन जाएगी। यहाँ कहे, अब मैं इसको छोटी ई और बड़ी भी नहीं समझाऊंगी, ये जो हमने स्कूल में पढ़ा है ना उसको वहीं छोड़ दो। इसे हम लघु ईश्वर बोलेंगे, लघु ईश्वर, दीर्घ ईश्वर, ये सब सीखना है हमें। अब यहाँ छोटा बड़ा, ये छोटी ई बड़ी ई, छोटा आ बड़ा आ, भूल जाओ। अब इसको सही कॉन्सेप्ट से समझना है।
जब कॉन्सेप्ट समझने का समय था तो आप एक श्रृंगार रस में खोए हुए थे, वहां से अब खींच कर लाना है क्योंकि अब आपको नौकरी की याद आ रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसके ऊपर ध्यान देना है। संस्कृत से कौन सी भाषा आई? पाली, पाली भाषा आई। और पाली के बाद फिर कौन सी? पाली ने फिर अपना रूप, मैंने आपको बताया कि भाई जब कोई भाषा बंध जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्यों बंध गई, अभी मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत कैसे बन गई होगी, पाली क्यों बंद गई हो गई, या अब इसके बाद जो भाषा आई वो क्यों बंद गई है, इसका एक कारण है। पाली के बाद आती है हमारी प्राकृत। क्या आती है? प्राकृत भाषा। और प्राकृत के बाद आती है हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश। चलिए सर हम देखते हैं क्या है इसमें। जो संस्कृत भाषा थी इसके अंदर साहित्य रचा जाना शुरू हो गया। जो संस्कृत था, संस्कृत से दो निकली वैदिक, वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना की गई, जिसमें वेदों की रचना हमें देखने को मिलती है वैदिक संस्कृत में। अब जैसे ही मतलब जब संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा था उस दौरान वैदिक संस्कृत ने अपना पूरा पकड़ कर रखा था, लेकिन वैदिक संस्कृत जैसे ही वेदों की रचना हुई, वेद आए, लोगों ने उसे पढ़ना शुरू करा और उसकी भाषा नियमों में बंध गई। और नियमों के बंधने के बाद जो वैदिक संस्कृत थी यह परिवर्तित हो रही, क्योंकि लोगों को समझना मुश्किल हो जा रहा था। तो लोगों के अंदर जो भाषा विख्यात होने लगी, फैलने लगी, वो कौन सी भाषा कहलाई? लौकिक। वे कौन सी कहलाई? लौकिक। लोक में बोले जाने वाली संस्कृत लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत से निकली कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके अंदर आपको वेदों की और वेदों के उपरांत जो आपके रामायण थे, आपकी महाभारत थी, इन सब भाषा इन सब ग्रंथों को लिखा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर भाषा मुश्किल लगने लगी, तो फिर पाली का उद्भव हुआ। अब पाली को भी, क्योंकि पाली का जो प्रसार करा वो गौतम बुद्ध ने किया था। हमारे जो बुद्ध भगवान है गौतम बुद्ध, उन्होंने पाली भाषा का विस्तार करा उस भाषा में, क्योंकि वे आम भाषा थी। उसमें अगर वे संस्कृत में अपने उपदेशों को देना शुरू करते तो शायद लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। इसके लिए उन्होंने क्या करा? इसके लिए उन्होंने लोगों के अंदर जो भाषा धीरे धीरे उठ रही थी, जो पनप रही थी, उस भाषा में लोगों को उपदेश देना शुरू करा और वह कहलाई पाली भाषा। अब गौतम बुद्ध के जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया तो उनके जो भी उपदेश थे लोगों तक पहुंचाने थे। आप मुझे बताइएगा कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को सबसे ज्यादा किसने संसार में प्रसारित करवाया था? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसने कराया था। जी देखिए बच्चा, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, हम भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो भाषा के अंदर संस्कृत भाषा सबसे पहले आई थी। ठीक है, संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा से फिर विकास कैसे आगे बढ़ा, संस्कृत भाषा से आगे भाषा कैसे विकसित होती जा रही है। देखिए, संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा के अंदर दो भाषाएं, उनकी लघु भाषाएं थी जिसके अंदर बट गई थी। पहली थी वैदिक संस्कृत। पहले कौन सी संस्कृत बोली गई? वैदिक संस्कृत बोली गई। फिर दूसरी कौन सी बोली गई? लौकिक संस्कृत बोली गई। मैंने आपको बताया कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अंदर क्या अंतर क्या है, ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि वैदिक संस्कृत जब रचा गया होगा उसकी भाषा नियमों में बंधती चली गई, वे मुश्किल होती चली गई। अब उसको फिर परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित किस में किया गया? लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत जब बोली जा रही थी लोगों के अंदर, वो भी मुश्किल लगने लगी और फिर उसके बाद फिर भाषा ने अपना परिवर्तन करा। अच्छा, ये परिवर्तन है क्या? ये परिवर्तन है क्या? होता क्या है इसमें? जब भाषा जो होती है उसमें शब्दों का अंतर आना शुरू हो जाता है। जो भाषा, आप देखो, आप संस्कृत बोलिए, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बोलनी, लेकिन हिंदी आपके लिए इजी हो जाएगी। आप कार्य की जगह काम बोलना ज़्यादा आसान करेंगे। आपको लगेगा काज ना बोलूँ मैं या कार्य ना बोलूँ, है ना, मैं काम बोल लूँ, मेरे लिए उससे चल जाएगा। तो इसी तरीके से संस्कृत जो भी भाषा रही होगी, मतलब जब संस्कृत के अंदर वैदिक लिखी जा रही थी वो बहुत मुश्किल हो गई। उसको फिर किस में परिवर्तित कर दिया गया? लौकिक संस्कृत में।
फिर लौकिक संस्कृत में भी यही परिवर्तन आया होगा। लौकिक संस्कृत से फिर आई क्या हमारी पाली। चलिए फिर आई क्या आपकी पाली, फिर पाली भाषा आपकी आई। पाली के बाद आपकी भाषा आती है, अब मैंने आपको बताया कि पाली का विस्तार किसने करा, महात्मा गौतम ने करा। अब यहाँ गौतम भाषा, जो गौतम जी थे, महात्मा जो हमारे बुद्ध भगवान थे, उन्होंने अपने उपदेश दिए। जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया तो उन्हीं के उपदेश प्रसारित करने के लिए भाषा चाहिए। अब वह भाषा फिर जब किताब में आई तो नियमों में बंध गई। तो आपको मैं बताऊं, पाली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किसमें किया गया, जो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए, जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें प्रयोग करने के लिए किया गया था। तो अब फिर ये पाली भाषा फिर मुश्किल होने लगी। फिर वहां से क्या आई हमारी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, अब आप मुझे बताइए कि प्राकृत भाषा का विस्तार किसने किया होगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। प्राकृत भाषा का, देखिए प्राकृत भाषा का जो विस्तार था वो जैन धर्म के लिए किया गया था। जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे, महावीर जैन। तो वहां से महावीर जो थे हमारे, उन्हीं के द्वारा किसका हुआ था, जैन धर्म का। जैन, तो जैन धर्म का विस्तार किया गया। तो फिर अब उसके लिए भी ग्रंथ चाहिए भाई, उसका भी विस्तार होगा। तो उसके लिए कौन से आए हमारे, जैन ग्रंथ। कौन से आए, जैन ग्रंथ। कहने का अर्थात प्राकृत भाषा का इस्तेमाल, जैन ग्रंथ का प्रयोग, मतलब जैन ग्रंथ को बनाने के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। और पाली भाषा का इस्तेमाल बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उनको तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, पाली भाषा का किया जाता था। चलिए नेक्स्ट आता है आपका फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश, आप देखो अप क्या है, उपसर्ग है। अप मतलब जैसे आप बोलते हो ना मान, और उसके आगे लगा दो अप तो बन गया अपमान। अपमान उल्टा हो गया। तो ऐसे ही भ्रंश, अपभ्रंश बना। अपभ्रंश का मतलब क्या था कि जब इन भाषाओं में साहित्य रचा जा रहा था तब तक भाषा कहते, संस्कृत से जैसी भाषा ने परिवर्तन लिया ना, तो जो बड़े बड़े साहित्यकार थे उन्होंने कहा कि भाषा को बिगाड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन चलो बढ़ती गई, लेकिन जैसे ये अपभ्रंश आई, ये मिक्सअप हो गई सभी भाषाओं की। इसमें सभी शब्दों का क्या हो गया, एकदम मिक्सअप हो गया, सब खिचड़ी बन गई। तो ये खिचड़ी बनने के कारण जो बड़े साहित्यकार थे, जो कवि थे, उन्होंने कहा ये अपभ्रष्ट, मतलब भ्रष्ट लोगों की भाषा है, बेकार भाषा है, और इसलिए इस खिचड़ी का नाम दे दिया उन्होंने अपभ्रंश। अपभ्रंश नाम आया। और इसी अपभ्रंश से, इसी से ही एक शब्द, एक इसका वो निकला, शोरसेनी, सॉरी शोरसेनी। शोरसेनी से ही क्या हुआ, हिंदी का उद्भव हुआ। शोरसेनी से ही क्या हुआ, हिंदी का उद्भव हुआ है। तो आपकी जो यात्रा शुरू हुई वे संस्कृत से हुई। देखिए आज हमारा ना हिंदी का सामान्य परिचय है, हम हिंदी को थोड़ा सा जान रहे हैं। हम जब धीरे धीरे हिंदी में कौन सी बोलियां हैं, इनको इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, बोलियां उपबोलियां क्या हैं, या किस हमारे अनुच्छेद में इसको कब मान्यता प्राप्त दी गई थी, ये सारी जो चीजें हैं हम इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आज हम हिंदी का एक सामान्य, मतलब एक इंट्रोडक्शन, जैसे कल मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, आज हम हिंदी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हिंदी आई कहाँ से, है क्या। और आपको मैं बताऊं, हमारी जब वर्णमाला की क्लास शुरू होगी वो होगी 0 से।
वहां से मैं कराऊंगी जीरो से आपको। आप कहते हैं ना, एक बच्चा जब लिखना शुरू करता है और उसको लिखवाना शुरू करते हैं, वहां से मैं आपकी शुरुआत कराऊंगी। और आपको देखना, जब आप पहले नोट्स बनाएंगे और आपका अंतिम नोट होगा, उसके अंदर आपकी बिंदी तक की गलतियों को भी सुधरवा दूंगी। आपको ये भी नहीं पता है अभी कि बिंदी के भी विस्तार होते हैं। ये जो छोटी सी बिंदी गई है ना, कहीं पर लग गई है, हम कहीं हमें नहीं मिली, हमने बीच में लगा दी गई, इन सब का भी एक कारण है, एक जगह है। और ये क्या है, इसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत समय है ना, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले आइए, क्लास में आइए, लोगों को बुलाइए, इकट्ठे हो जाइए और फिर क्लास शुरू करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो संस्कृत से आई पाली, पाली से आई क्या, प्राकृत, प्राकृत से आई अपभ्रंश। तो यहां से हमारी भाषा का क्या होता है, धीरे 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 परिवर्तन होता है। अच्छा, मैं आपसे बताऊं कि जो संस्कृत भाषा थी, इसका काल क्या होगा, समय क्या रहा होगा। यहाँ आके पूछते हैं हम आपसे, संस्कृत भाषा का समय और काल क्या रहा होगा। संस्कृत भाषा का समय और काल क्या रहा होगा। देखिए, किसी भी भाषा को ना समय लगता है, एक समय लगता है कि इस समय के अंतराल में उसे चलना है या इसका परिवर्तन हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक टाइम बना लिया जाता है कि हाँ चलो 500 साल होंगे, आपके 500 साल में ये परिवर्तित हो जाएगी। तो जो संस्कृत थी, संस्कृत भाषा थी, ये इसका काल जो पहले हमारा चला था, वे था 1500 ईसा पूर्व। पंद्रह सौ ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक संस्कृत। अब ये किस संस्कृत का रहा होगा, जरा जल्दी जल्दी बताइए मुझे। अगर मैंने संस्कृत में भी लिखा है कि संस्कृत जो हमारी भाषा थी, इसका समय काल जो है 1500 ईसा पूर्व में है और 1000 ईसा पूर्व तक है, तो ये किसका रहा होगा, ये हमारा था किसका, वैदिक संस्कृत का। किसका था, वैदिक संस्कृत का। किसका रहा, वैदिक संस्कृत का ये काल था। इसके बाद हमारी कौन सी आती है, लौकिक संस्कृत। कौन सी आती है, लौकिक संस्कृत। तो इसका काल क्या रहा होगा, इसका काल क्या रहा होगा। इसका काल देखो, मैंने आपसे कहा 500 वर्ष का एक अंतराल चलता है, तो 1500 से 1000 आए, तो 1000 से किस पर जाएंगे हम, जल्दी जल्दी बताइए, 1000 से किस पर आ रहे हैं, 1000 ईसा पूर्व से किस पे जाएंगे हम, जल्दी जल्दी बताइए, 1000 ईसा पूर्व से किस पर जाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये दोपहर हो गया है, जल्दी जल्दी आइए और पढ़िए। ये 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से आगे, मैंने बोला 500 साल का अंतराल लगता है, तो 1000 से किस पे जाएंगे हम, 500 ईसा पूर्व तक। किस पे जाएंगे, 500 ईसा पूर्व तक। तो ये हमारी कौन सी हो गई, वैदिक संस्कृत। फिर इसके बाद हमारे सामने कौन सी आई, इसके बाद हमारी कौन सी भाषा आई थी, जल्दी जल्दी बताइए। इसके बाद हमारी कौन सी आई थी, पाली। तो हमारी अगली कौन सी आती है, पाली। पाली का अंतराल क्या रहा होगा, जल्दी से बताइए। पाली का अंतराल रहा होगा हमारा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ देखो, ईसा पूर्व मतलब आप देखिए, ईसा पूर्व में हमेशा जो समय होता है वे उल्टा चलता है, नीचे की तरफ आता है, उल्टा चला 1500 से 1000 तक, और ईसवी में 1 से आगे जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप 0 से आगे बढ़ रहे हैं और आप, ये हमारा ईसा पूर्व में हो जाता है, जैसे 0 से 1 2 3 4 5 6, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो ये ईसवी है। लेकिन अगर आप 6 5 4 3 2 1 उल्टा चलकर आ रहे हैं तो ये क्या है, ईसा पूर्व है। ये क्या है, ईसा पूर्व है।
तो आपका ये क्या हो गया कि जो वैदिक संस्कृत थी ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आई। फिर लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक आई। और उसके बाद हमारी आती है पाली। पाली जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आई, और पाली जो है हमारी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक आई। आगे मेरी बात समझ में आप सभी को? जी चलिए, अब इसके बाद हमारी पाली के बाद कौन सी भाषा आती है? प्राकृत। कौन सी भाषा आती है? प्राकृत। कौन सी भाषा आती है? प्राकृत। प्राकृत। तो इसका टाइम क्या रहा होगा? इसका समय क्या होगा? प्राकृत भाषा का काल हम किसको कह सकते हैं? कौन सा समय रहा होगा? तो इसका समय रहेगा 1 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक होगा? आप जल्दी जल्दी बताइए। 1 ईसा पूर्व से लेकर हमारा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। प्राकृत का समय क्या रहा होगा? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि ये 500 साल का अंतराल लेकर भाषा चलती है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं एक दिन में भाषा, आज चलो ठीक है आज डेट है हमारी बदलने की, आज चलो कल तुम बदल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक औसत टाइम मान लिया जाता है कि हाँ ये टाइम है, इस टाइम पर हमारा समय का अंतराल है, ये बदल जाएगा, इस समय पर ये भाषा इस समय पर आई होगी, तो ये एक लागत निकाल ली जाती है। तो इस समय पर इन भाषाओं का विस्तार हुआ था। आपको मैं बताऊं कि प्राकृत से फिर हमारी जो अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश, इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो अपभ्रंश भाषा है यहीं से ही आप क्या कह सकते हैं कि आज से लेकर, अब यहाँ पर 500 से लेकर 1000 का आ जाएगा, और उसके बाद से लेकर अभी वर्तमान तक, क्योंकि हमारी अपभ्रंश से ही क्या निकली है? हिंदी निकली है। तो हिंदी का विस्तार यहाँ पर हुआ है। तो हिंदी आज तक, वर्तमान तक इसे बोली जा रही है। अब मैं आपको बोलूं कि आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि आज अगर हिंदी प्रॉपर तरीके से आ गई है, हिंदी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो क्या संस्कृत नहीं है, या पाली नहीं है, या प्राकृत नहीं है, ये सारी भाषाएं कहीं चली गई क्या? नहीं। मैंने आपको इसीलिए इनके ग्रंथों के नाम लिखवाए कि जैसे वैदिक थे तो वैदिक में हम वेदों को पढ़ते थे, वैदिक संस्कृत में वेद ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, वैसे ही लौकिक संस्कृत में हमें रामायण, महाभारत इनको देखने को मिलता है। फिर हमारे सामने आता है क्या? आपका आता है पाली। पाली के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म के ग्रंथ। फिर आता है हमारे सामने प्राकृत। प्राकृत में हमें कौन से ग्रंथ देखने को मिलते हैं? जैन धर्म, जैन धर्म के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमारे सामने आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंदर जैसे ही अपभ्रंश के शोर सेनी से फिर हमारी हिंदी का उद्भव होता है, और इसके आगे हम इसके और हिंदी के शोर सेनी, मागधी, अर्धमागधी, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं कि हिंदी का उद्भव कहां से कैसे हो रहा है। हमने पहले जाना हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों ने करी। फिर आता है भाषा। भाषा क्या है? भाषा वाद, भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। तो हिंदी भाषा क्या है? कि हिंदी भाषा जो कि संस्कृत से निकल कर आई है, और संस्कृत से एक यात्रा, एक लंबे समय की यात्रा करते हुए आज हमारे सामने खड़ी है, वो है हिंदी। तो हम इसमें देखते हैं कि हिंदी के बारे में ये हमने जाना कि भाषा कैसे आई, भाषा का रूप क्या है, भाषा का विस्तार क्या है। अब देखते हैं कि जो ये हिंदी है, हिंदी का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं, मतलब ये हिंदी है क्या, कैसे आएगी, कैसे ये बढ़ेगी। देखिए हिंदी जो है हमारी, इसके अंदर हम कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? स्वर और व्यंजन की। इसमें हम बात किसके करते हैं? इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? स्वर और व्यंजन की।
किसकी हो जाती है? स्वर और व्यंजन की। हिंदी किसमें प्रयुक्त हो जाएगी हमारी? स्वर और व्यंजन। और यही स्वर और व्यंजन हमारी किसकी गणना करेंगे? वर्णमाला की करेंगे। वर्णमाला आएगी और वर्णमाला से धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम वर्णमाला पर डिटेल में अच्छे से जानेंगे। आज मैंने सिर्फ हिंदी का एक ब्रीफ आपको छोटा सा एक रूप दिखाया है, इसे हम डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट क्लास में करेंगे वर्णमाला से। आज हिंदी का एक सामान्य परिचय था कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, इसका विस्तार कैसे होगा, मतलब हुआ है, संस्कृत से कैसे उठकर आई है, इसको और डिटेल में हम अच्छे से जानेंगे। एक वर्णमाला की क्लास से शुरुआत करेंगे। क्योंकि मैंने वर्णमाला इसलिए चुना क्योंकि मैं अगर आपको कहूँ, कोई बच्चा मेरे पास आए कहे मैम मुझे छंद में दिक्कत है, मुझे अलंकार में दिक्कत है, मुझे संधि में बड़ी दिक्कत आती है, मैं आपको कहूंगी बेटा संधि बनी कैसे, इसका शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, शब्द आया कैसे है, यही नहीं पता हमें तो हम इतना लंबा कैसे सोच लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वर्णमाला। वर्णमाला एक छोटे से अक्षर से हम जाएंगे व्याकरण, मतलब शब्द सीखेंगे। पहले हम अक्षर सीखेंगे, शब्द, शब्द से हम वाक्य, वाक्य से हम गद्य, पद्य और हमारा साहित्य, व्याकरण, सब पर अपनी अपनी जो पकड़ है वह हासिल कर लेंगे। तो आप सभी नेक्स्ट क्लास में तैयार रहिएगा। अपनी पहली क्लास बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे हम वर्णमाला से। आज हिंदी का परिचय था। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी 1 बजे, दोपहर 1 बजे वर्णमाला की क्लास शुरू होगी और आप सभी आ जाइएगा और हम एक एक चीज बारीकी से समझेंगे कि कैसे, कहां से, कौन सी भाषा का विस्तार हुआ है। मतलब कौन सी भाषा, मतलब हमारी हिंदी भाषा, कहां से कैसे कैसे इसका आगे रूपरेखा तैयार की गई, वर्णमाला कैसे आई है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।